हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा टॉपिक 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, यूज़र को इनपुट कैसे दिया जाता है, यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है सिस्टम के थ्रू। तो आज जो हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स, जिसमें हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, कैसे इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है, क्या नेमिंग रूल्स होते हैं वेरिएबल को नेम को डिक्लेयर करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं आपके जावा के अंदर, जिसमें आप बेसिकली जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है आपका प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन से डेटा टाइप्स आएंगे और नॉन प्रिमिटिव में कौन से आएंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। नेमिंग कन्वेंशन कौन सा फॉलो होता है, लिटरल्स क्या होते हैं जावा के अंदर। इसके बाद जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं कौन कौन से हैं जावा के अंदर वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन व्हाट आर दी एस्केप सीक्वेंसेस वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज वाले लेक्चर में हम फर्स्ट 6 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, और जो ये लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है और टाइप कन्वर्जन और कास्टिंग कैसे परफॉर्म होती है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप देखिए काफी सारा कंटेंट यहाँ पे हेल्पफुल कंटेंट अवेलेबल है सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो डीबीएमएस हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो, योर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो। और जावा अब हमारा स्टार्ट हो ही चुका है, तो कंटेंट आपको काफी मिलेगा, हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, दोनों में ही हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज। हम को भी कोई प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं, यानी कि हमें कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, अगर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो उस टास्क के अंदर आपको कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करवाना है, 2 नंबर्स को ऐड कराना है, यानी कि एक नंबर ए हो गया, एक नंबर हो गया आपका बी। अब ये टास्क आपको परफॉर्म करना है तो आपको कंप्यूटर को ये दोनों वैल्यूज देनी होंगी, ठीक है। अगर आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं हो, यानी आपके पास कोई वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको क्या करना है, वैल्यूज बस कंप्यूटर को देते जाना है, तो क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि आप जब कंप्यूटर को सपोज ए वैल्यू दी तो उसने इस वैल्यू को होल्ड करके रखा, लेकिन जब आप दूसरी वैल्यू लेके आए तो उस टाइम तक जो है आपका कंप्यूटर में वो वैल्यू कहाँ पर है दैट वी डोंट नो, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई है। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, जावा का जो वेरिएबल है क्या लिखा है यहाँ पे देखो, जावा वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। मीन्स अगर मैं कंप्यूटर को ए वेरिएबल दे रही हूँ तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस ए के लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन बना देगा। तो अब जब भी आप कोई वैल्यू दोगे तो वो वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से बी वेरिएबल दोगे तो बी के लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन बन जाएगी, और वहां पे आपकी वैल्यूज जो हैं स्पेसिफिक बी के लिए जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर होगी उस मेमोरी लोकेशन पे जाके। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, वेरिएबल भी अब कोई सी भी टाइप का हो सकता है। सपोज मुझे कोई नंबर स्टोर करवाना है तो एक तरीके से कंटेनर की तरह हो जाता है कि नंबर स्टोर करवाना है तो किस तरीके का नंबर स्टोर हो रहा है, या डेट स्टोर करवानी है, या कोई लोकेशन स्टोर करवानी है जैसे बीच हो गया या फील्ड हो गया, या फिर जैसे मैंने एक क्लास है और उस क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स यहाँ पे अगर मैं स्टोर कराना चाह रही हूँ तो एक एवरेज वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का, कैर टाइप का, फ्लोट टाइप का, वो भी हम देखेंगे कैसे होते हैं डेटा टाइप्स इनके। बट पहले वेरिएबल्स में और समझते हैं क्या लिखा है। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे सपोज आपने पहले एक की वैल्यू दे दी 50, ठीक है, बट आपने रन टाइम पे यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपने क्या करा है, इसकी वैल्यू को चेंज करके 20 कर दिया। तो ए की जो मेमोरी लोकेशन होगी वो तो एक ही होगी, ठीक है। ए पे पहले 50 स्टोर होगा, फिर आपने कुछ कैलकुलेशन के बाद अगर ए की वैल्यू 20 कर दी तो वापस से आपका जो कंप्यूटर है, कंपाइलर है, वो ए वाली लोकेशन पे जाएगा और उसकी वैल्यू को ओवरराइट करके क्या कर देगा, 20। वेरिएबल्स इन जावा आर ओनली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। देखो इसका क्या मतलब है, वेरिएबल इज नथिंग, वेरिएबल का मतलब क्या है जावा के अंदर कि एक आप नाम दे देते हो मेमोरी लोकेशन को। जैसे ये एक मेमोरी लोकेशन थी, इस मेमोरी लोकेशन को मैंने क्या नाम दे दिया, ए, यानी कि मुझे कोई भी काम करना होगा ए पे तो मैं डायरेक्टली उसको ए वेरिएबल के नेम से एक्सेस कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर मेमोरी को। ऑल दी ऑपरेशंस डन ऑन द वेरिएबल अफेक्ट दैट मेमोरी लोकेशन। जैसे अभी हमने देखा कि ए की वैल्यू पहले 50 थी तो कंपाइलर ने ए मेमोरी लोकेशन पे जाके वैल्यू 50 रख दी, बट आफ्टर सम
कंप्यूटेशन हमने ए की वैल्यू को क्या चेंज कर दिया 20, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये वापस से कंपाइलर आपका मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और वहां पे 50 को ओवरराइट करके क्या कर देगा 20। ओके, इन जावा ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। ठीक है, जावा के अंदर आप कोई भी वेरिएबल को अगर यूज करना चाह रहे हो तो उसको सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना होगा। ओके, देखो कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को जावा में। सपोज आपको, अब देखो वेरिएबल जो है वो भी कई टाइप के हो सकते हैं। सपोज आपको आपकी एज स्टोर करवानी है या नेम स्टोर करवाना है, ठीक है, या कोई लोकेशन स्टोर करवानी है या फोन नंबर स्टोर करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे एक काउंट नाम से वेरिएबल है जिसके लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो कैसे डिक्लेयर होगा, इंट काउंट सेमीकोलन। यहाँ पे इंट का मतलब क्या हो गया कि किस टाइप का वेरिएबल आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, काउंट क्या हो जाएगा उस वेरिएबल का नेम, और सेमीकोलन यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है जो आपने टर्मिनेट कर दी है। ठीक है, इसको आप और कैसे समझ सकते हो कि जैसे आपका नेम है, ठीक है ना, आपका नेम है तो नेम जो है वो तो इंटीजर टाइप का नहीं होता, वो तो एक स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो उस केस में आपके जो डेटा टाइप है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। या फिर और क्या हम बात कर सकते हैं, जैसे एज हो गई तो एज को आप इंट में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि डेटा टाइप आपको कौन सा लेना है, कौन सी किस टाइप का वेरिएबल का वैल्यू आप स्टोर करवाना चाहते हैं, वो डेटा टाइप आएगा एंड वेरिएबल का नेम आएगा। ठीक है, और फिर आप सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, ये तो हुआ डिक्लेरेशन की बात। ठीक है, आपका इनिशियलाइजेशन कैसे होगा वेरिएबल का, तो देखो इंट एज, सपोज मुझे मेरी एज यहाँ पे स्टोर करवानी है, तो कैसे स्टोर कराएंगे, इंट एज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। This assignment operator is used to assign the value of right hand side to the left hand side वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने डेटा टाइप एक बनाया, इंटीजर टाइप का मुझे एज वेरिएबल बनाना है, तो एज वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया, तो क्या हुआ, मेमोरी के अंदर एक एज नाम से आपकी मेमोरी अलोकेट हो गई। ठीक है ना, एक ब्लॉक को, और उस ब्लॉक में मैंने कितनी वैल्यू असाइन कर दी 20, तो ये क्या हो गया, इसको इनिशियलाइज कर दिया, तो यहाँ पे एज पे कितनी वैल्यू आ गई आपकी 20, तो ये मेमोरी जो है वो रिजर्व मेमोरी हो जाएगी फॉर द वेरिएबल एज। ठीक है, और ये मेमोरी किस में आ जाएगी, आपकी रैम मेमोरी में। ओके, तो ये करके देखते हैं कैसे करते हैं वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन, तो उससे हमें और क्लियर होगा। उसके बाद हम ये भी चीज समझेंगे कि कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। तो आइए हम प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हम नया आज नई फाइल बना लेते हैं। एसआरसी पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नई जावा क्लास फाइल बना लेंगे। ठीक है, हम एक ही कन्वेंशन यूज करेंगे, लर्न विद शालिनी। ठीक है, आज हम हमारा, कल हमने थर्ड पैटर्न वाले बना लिए थे, आज हम फोर्थ लेक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसका नाम वेरिएबल ही रख देती हूँ। ठीक है, अभी देखिए क्लास बन गई। यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। अब देखो कैसे डिक्लेयर होगा, इंट, ठीक है, एज इक्वल टू, देखो इंट एज है ना, इक्वल टू 80, ये हुआ। ठीक है, और आप इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि डिक्लेरेशन के टाइम पे आप इनिशियलाइजेशन भी करो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इंट, जैसे हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप आके फिर इस तरीके से भी बाद में भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। तो दोनों ही कंडीशन ट्रू है। तो हमने दोनों ही केस में किस तरीके का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर टाइप का। ओके, अब अगर आप इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, आउटपुट शो करवाना चाहते हैं, तो कैसे होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमें एज की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो देखो यहाँ पे आप इसको कॉन्केटिनेट करोगे किसके साथ, एज के साथ। तो एक तरीके से क्या होगा, सबसे पहले एज मैसेज में शो होगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप लिख रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे हमें काउंट की करनी है तो कैसे हो जाएगा, ये लिखा हमने और यहाँ पे काउंट, और फिर ये प्लस क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रहा है। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर रहा है। यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है उसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होती है, तो उनको कॉन्केटिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। तो देखिए आउटपुट शो करके देखते हैं। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें रन करना है तो सबसे पहले हम यहाँ से रन करेंगे। ये पिछले वाले का आउटपुट आ रहा है, अभी आएगा, देखिए पार्सिंग हो रही है।
देखिए आ गया। कैसे लिखा हमने, एज एंड काउंट, तो एज की वैल्यू शो हो गई एंड काउंट की वैल्यू यहाँ पे शो हो गई। इस तरीके से हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखो इंटीजर के अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर मुझे फ्लोट डिक्लेयर करना है, ठीक है, फ्लोट कौन सी हो जाएगी, आपकी जो डेसिमल वैल्यू होती है। अब फ्लोट में क्या होता है, जैसे 5 मैंने किया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने वेरिएबल की वैल्यू नहीं ली, सॉरी, इससे फ्लोट मैंने डिक्लेयर किया f, ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, f की वैल्यू हम देखते हैं क्या आ रही है। यहाँ पे हम देखते हैं f की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है। वापस से रन करके देखते हैं। अब यहाँ से रन हो जाएगा क्योंकि एक बार हमने यहाँ रन कर दिया, तो करंट प्रोग्राम जो होगा अब अपना ये वाला बन गया, ठीक है, LWS वाला फॉर वेरिएबल। तो अभी रन होगा और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए एज क्या आया, 18 है ना, क्योंकि इंटीजर टाइप का था। काउंट भी इंटीजर टाइप का था तो 19 आया। लेकिन जब फ्लोट में देखिए मैंने सिर्फ 5 डिक्लेयर किया, लेकिन जब आउटपुट में शो हुआ तो आउटपुट में क्या शो हो रहा है, 5.0। तो इसका क्या मतलब हुआ, फ्लोट वैल्यू जो होती है बेसिकली डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए लेता है। तो अगर आप 5 लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या स्टोर करवाना चाह रहे हैं, 5.0। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी फ्लोट वैल्यूज का। जैसे सपोज अगर मुझे यहाँ स्टोर करवाना है 5.5, लेकिन देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरर देखते हैं क्या कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे वैल्यू कैसी दे रहे हैं, आपका रिक्वायर्ड टाइप था फ्लोट, लेकिन आपने क्या प्रोवाइड कर दिया इसको, डबल। डबल भी एक डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको फ्लोट वैल्यू स्टोर करवानी है, यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप किस तरीके की वैल्यू दोगे असाइनमेंट ऑपरेटर में, आप दोगे फ्लोट टाइप की, लेकिन आप फ्लोट टाइप की वैल्यू ना देके किस तरीके की वैल्यू दे रहे हो, डबल। तो वो क्या हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप एक छोटे कंटेनर में बड़ा वैल्यू डालना चाहते हैं। तो ये अभी हम समझेंगे टाइप कन्वर्जन क्या होता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, 5.5f। f स्टैंड्स फॉर दी फ्लोट वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए एरर चली गई, ठीक है। अब आप प्रिंट करवा के देखेंगे तो देखिए क्या वैल्यूज आती हैं, हम देखते हैं। ये देखिए आ गई वैल्यू 5.5, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना है। और भी हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसे कैर टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। कैर के अंदर आप एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करके रख सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हम स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें सिंगल कोट यूज होंगे, ठीक है। डबल कोट्स का मतलब होता है कि आप एक स्ट्रिंग स्टोर कराना चाह रहे हैं, और सिंगल कोट का मतलब होता है कि आप एक कैरेक्टर स्टोर कराना चाह रहे हैं। जैसे देखिए अगर हम वापस से यहाँ पे लिखें, अगर मैं डबल कोट्स करके ए लिखती हूँ तो देखो एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है, आपका रिक्वायर्ड टाइप क्या था, कैरेक्टर, और आप प्रोवाइड क्या करवा रहे हो, स्ट्रिंग। यानी जब आप डबल कोट्स में प्रोवाइड कराते हो तो वो स्ट्रिंग होती है, जबकि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपने डिक्लेयर क्या किया है कि आपको कैरेक्टर स्टोर करवाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिसमैच हो गया टाइप का, इसलिए यहाँ पे ये इसको एरर दिखा रहा है। तो हमें अगर कैरेक्टर करना है तो हम क्या लेंगे, सिंगल कोट्स यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब एरर चली गई। इस तरीके से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब आप इसकी वैल्यू भी शो कराना चाहें तो कैसे शो करेंगे, system.out.println, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सी की वैल्यू कितनी है वो हम देख लेते हैं। देखिए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए हमने यहाँ डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब एक चीज और हम देखते हैं, जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट एज इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ पे एक ये वाला डिक्लेयर हुआ है और एक एज, दोनों ही एज है, मतलब कि एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो एज वेरिएबल है और ये वाला जो एज वेरिएबल है, दोनों की जो मेमोरी लोकेशन होंगी वो डिफरेंट होंगी। क्यों, क्योंकि जो आपकी जावा के अंदर, जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब अगर आप स्मॉल कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो तो और कैपिटल कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो तो दोनों डिफरेंटली ट्रीट होंगे, ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे सपोज मैंने एक बनाया इंट एज इक्वल टू 18 और दूसरा हमने बनाया इंट एज इक्वल टू 21। तो इस केस में मेमोरी लोकेशन एज के लिए
एक अलग मेमोरी लोकेशन बनेगी और इस एज के लिए एक अलग मेमोरी लोकेशन बनेगी। यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी 18 और यहाँ पे 21। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया, ये स्मॉल ए था और यहाँ पे कैपिटल ए था, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंटली ट्रीट होंगे। इसी तरीके से अगर आप सपोज एक वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर कर देते हो ए कैपिटल जी ई, तो ये भी अलग डिक्लेयर होगा, अलग ट्रीट होगा। ऐसे ही इस तरीके से अगर कर देते हो तो ये सब क्या होंगे, केस सेंसिटिव हो गया। केस सेंसिटिव का मतलब है, देखो उनको पढ़ने में तो ये सब चीजें सेम ही आ रही कि एज को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, बट केस सेंसिटिविटी क्यों आ गई, क्योंकि कहीं पे आप कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हो, कहीं पे आप स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से ही वेरिएबल्स एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे रूल्स डिक्लेयर होते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होना है और इनिशियलाइजेशन कैसे हमको करना है। बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, अभी डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे तब वापस एक बार एक एग्जांपल लेके देखेंगे कैसे अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज को आप प्रिंट करवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कैसे होगा, रूल्स क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट of capital letters, lowercase letters, digits and two special characters such as अंडरस्कोर एंड डॉलर। यानी कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल नेम बनाना है तो उसके अंदर आप कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हो, डिजिट्स यूज कर सकते हो और स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी अ डिजिट। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए। ब्लैंक स्पेसेस जो है वो यूज नहीं हो सकते वेरिएबल नेम के अंदर। जावा कीवर्ड जो है, ठीक है, वो आप यूज नहीं कर सकते हो वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल्स के जो नेम्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, अभी मैंने समझाया आपको। लास्ट पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्या होता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, है ना, कि इसको समझिए, there is no limit on the length of a variable name but by convention it should be between 4 to 15 characters। वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए यानी कि उसकी लेंथ पे कोई लिमिट नहीं होती है, बट ये प्रेफर किया जाता है कि जो आप वेरिएबल का नेम ले उसकी लेंथ 4 से 15 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत लंबा नाम ले लेंगे तो वो समझ नहीं आएगा कि आपने क्या उसमें आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो और वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो आपको इट इज प्रेफरेबल कि आप 4 to 15 कैरेक्टर्स की लेंथ का वेरिएबल डिक्लेयर करें, ठीक है। और क्या हो सकता है, आप कैपिटल लेटर्स ले सकते हैं, स्मॉल लेटर्स ले सकते हैं, डिजिट्स ले सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स में अंडरस्कोर और डॉलर साइन ले सकते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो डिजिट नहीं होना चाहिए, ब्लैंक स्पेस आपके अलाउ नहीं होते हैं, जावा कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। और कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो जावा के थ्रू रिजर्व किए जाते हैं ताकि आपके वो प्रोग्रामिंग के अंदर चीजों को करने में, प्रोग्राम करने में हेल्प कर सके। वो कीवर्ड्स हम देखेंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, वो हम समझेंगे क्या होता है उन कीवर्ड्स का मतलब। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया, अगर स्मॉल लेटर्स है और कैपिटल लेटर्स में है तो वो डिफरेंटली ट्रीट होंगे। तो देखिए रूल्स को देख के हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का देखते हैं यहाँ पे कि कैसे होता है। इसको हम एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। कंप्लीट कमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल शिफ्ट एंड बैकस्लैश, ठीक है। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करके देखते हैं। इंट देखिए a अंडरस्कोर b, ये एक वैलिड वेरिएबल है क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि अल्फाबेट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, ठीक है। एक हम डिक्लेयर करते हैं इंट 6y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, दिस रेड बल्ब मीन्स दिस इज एन एरर। अगर इस एरर को होवर करोगे तो क्या कह रहे हैं कि आप आइडेंटिफायर एक्सपेक्ट कर रहे थे, नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये इसको एक तरीके से स्टेटमेंट बता रहा है, तो ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो आप अगर लेकिन इसको इस तरीके से लिखते हैं y and 6, तो ये इसको वैलिड मान लेता कि ये ठीक है। इसका मतलब हो गया कि आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम, ओके। इसके बाद अगर आप y6 इसको डॉलर भी लिख लेते हैं तो भी ये वैलिड होता है क्योंकि डॉलर और अंडरस्कोर यहाँ पे वैलिड है। इसके बाद अगर यहाँ पे अंडरस्कोर लिखते तो भी वैलिड होता, एक और अंडरस्कोर लिखते तो भी ये वैलिड होता। हालांकि ये कोई वेरिएबल का नेम मीनिंग नहीं निकल रहा है इस वेरिएबल का, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से रूल्स डिफाइन होते हैं। दूसरा आपको क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ये देखिए ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी यूज, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ इंट, मुझे सपोज मेरा फर्स्ट नेम प्रिंट करवाना है तो स्ट्रिंग टाइप का नेम होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में सपोज मुझे फर्स्ट नेम करवाना है तो फर्स्ट नेम, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से लिखेंगे तो क्या आ गई, एरर। एरर क्या आ गई कि या तो आप सेमीकोलन लगाइए, ठीक है, ताकि क्या हो कि आप इन दोनों को अलग कर दो। यानी कि हम तो क्या समझ रहे थे, हम अज्यूम कर रहे थे कि ये एक ही आपका वेरिएबल है, लेकिन
क्योंकि वेरिएबल्स के नेम के अंदर आपके ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं होते, इसलिए यहाँ पे इसको एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पे लेकिन देखिए जैसे हमने लिखा फर्स्ट नेम में बिना स्पेस के हमने फर्स्ट नेम दिया तो इसने एरर को हटा दिया। ओके, इसी तरीके से देखो वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, मैंने समझाई थी आपको। कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते, यानी कि जैसे सपोज इंट एक कीवर्ड है ना, क्योंकि इंट क्या बताता है कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, तो मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती इंट, ठीक है, क्योंकि इंट में वेरिएबल का नाम नहीं दे सकती, क्योंकि ये जावा ने कुछ वर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी रिजर्व कर रखे हैं, तो यहाँ पे आप इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। बट अगर मैं लिखना चाहूँ इंटीजर, तो देखो इंटीजर आप लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर कोई कीवर्ड नहीं है जावा में, तो ये आपका इजीली वेरिएबल नेम बन सकता है। ओके, तो देखो केस सेंस से अगर हम फ्लोट की बात करें, तो फ्लोट में अगर मैं लिखती हूँ फ्लोट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला फ्लोट आप लिख सकते हैं। देखो दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन केस सेंसिटिविटी आ गई क्योंकि यहाँ पे आपने कैपिटल एफ यूज कर लिया, तो ये वाला वर्ड जो है रिजर्व वर्ड नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, आप इसको वेरिएबल नेम बना सकते हैं। इसी तरीके से हम देखें लिमिट का, मैंने आपको बता ही दिया कि कोई लिमिट नहीं है लेंथ पे, लेकिन आप प्रिफर कीजिए कि आप 4 से 15 कैरेक्टर्स की लेंथ के बीच में ही अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करें, ठीक है। तो ये रूल्स हो गए आपके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें सॉरी, तो 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं आपके जावा के अंदर। लोकल वेरिएबल, ठीक है, एक होते हैं आपके लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, और एक होते हैं आपके क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है इसके अंदर, लोकल वेरिएबल्स कौन सी वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड, ओके। इंस्टेंस वेरिएबल्स कौन से होंगे, वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। एंड थर्ड क्या होगा, स्टैटिक और क्लास क्या वेरिएबल्स कौन से हो जाएंगे, वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक एंड इट कैन नॉट बी अ लोकल वेरिएबल। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक क्लास बनाई है वेरिएबल नाम से, यहाँ पे सपोज देखिए पब्लिक क्लास वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है प्राइवेट स्टैटिक इंट आई एम क्लास वेरिएबल, दूसरा किया है प्राइवेट इंट आई एम इंस्टेंस वेरिएबल, और एक इस क्लास के अंदर मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या डिक्लेयर किया है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का आई एम लोकल वेरिएबल, और तीनों की वैल्यूज प्रिंट करवा दी है, ठीक है। तो अब देखिए जो ये वाला वेरिएबल है आई एम लोकल वेरिएबल, ये एक मेथड के अंदर आपने डिक्लेयर किया है, इसलिए ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा आपका, ये वेरिएबल आपका हो जाएगा लोकल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल है ये कौन सा हो जाएगा आपका लोकल वेरिएबल। दूसरा क्या था आपका इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब है वो वेरिएबल जो आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर करे हैं लेकिन मेथड से बाहर है। तो देखो ये वाला अगर आप वेरिएबल देखिए प्राइवेट इंट आई एम इंस्टेंस वेरिएबल, तो ये वेरिएबल जो है आपका कौन सा वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि ये क्लास के अंदर डिक्लेयर है बट मेथड से बाहर है। अगेन जो पब्लिक प्राइवेट क्या होते हैं, ये एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको इग्नोर कीजिए, इनको मत, इस पे मत कंफ्यूज होइएगा कि प्राइवेट यहाँ पे क्यों लिखा है या पब्लिक क्यों लिखा है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। इनके जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं बेसिकली ये कि इनकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होगी इन वेरिएबल्स की, उसके लिए हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। तो जब हम क्लास के बारे में देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है। अभी आप सिर्फ वेरिएबल की जो कॉन्सेप्ट है कि किस टाइप का वेरिएबल है वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक नेक्स्ट वेरिएबल क्या है आपका क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। तो क्लास और स्टैटिक वेरिएबल भी आपकी क्लास के अंदर डिक्लेयर होंगे और आउटसाइड द मेथड होने चाहिए। बट क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो, स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करवाना है आउटसाइड द क्लास तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा क्लास का, ठीक है। जबकि अगर स्टैटिक वेरिएबल को आपको एक्सेस करवाना है आउटसाइड द क्लास तो उसके लिए आपको क्लास का नेम चाहिए होगा, डॉट जो भी स्टैटिक वेरिएबल का नेम है उससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको कॉल करना होगा मेथड, ओके। तो इस तरीके से आप 3 तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल बना के इसको एग्जीक्यूट करके भी ट्राई करेंगे। तो देखो
लोकल वेरिएबल्स क्या हो गया? वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ ब्लॉक और मेथड और कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल. दिस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन द ब्लॉक इज एंटर्ड or the function is called and destroyed after exiting from the block or when the call returns from the function. क्या कह रहा है? जो लोकल वेरिएबल है आपका, इस लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ से कहाँ तक होता है? बिगिनिंग ऑफ द मेथड टू एंड ऑफ द मेथड. यानी कि इसका जो वेरिएबल है वो क्रिएट होगा कब? जब भी आप ब्लॉक में एंटर करोगे और या फिर कोई फंक्शन कॉल होगा, ठीक है. अगर कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा या फिर आप इस ब्लॉक में एंटर करोगे तब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा. और ये डिस्ट्रॉय कब हो जाएगा? जब आप इस ब्लॉक से या तो एग्जिट कर जाएं या फिर इस ब्लॉक से आप रिटर्न कर जाएं. ठीक है. Scope of this variable exists only within the block in which the variable are declared. That is, we can access this variable only within that block. ये मैंने अभी बताया कि इस वेरिएबल को एक्सेस आप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर कर सकते हो क्योंकि एक लोकल वेरिएबल है. अगर इस वेरिएबल की वैल्यू आपको रिट्रीव करनी है या कुछ भी करना है तो आपको मेथड को कॉल करना होगा. Initialization of the local variable is mandatory before using it is in defined scope. किसी भी लोकल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन जो है वो मैंडेटरी है उस स्कोप में उसको यूज करने से पहले. नेक्स्ट हमारा था इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स आर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स एंड आर डिक्लेयर्ड इन क्लास आउटसाइड ऑफ एनी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक. ठीक है. किसी भी मेथड, कंस्ट्रक्टर या किसी भी ब्लॉक से आउटसाइड और क्लास के इनसाइड जो डिक्लेयर होते हैं वेरिएबल वो क्या कहलाते हैं? आपके इंस्टेंस वेरिएबल. क्या मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अगर कोई क्लास बनाई है यहाँ पे सपोज वेरिएबल नाम से और यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है इंट एज. फिर आपके कोई मेथड है जिसका खुद का अलग कोड ऑफ ब्लॉक है. तो ये जो एज होगा क्योंकि आउटसाइड टू एनी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक है, ये किसके अंदर है? डायरेक्टली आपके क्लास के अंदर है. तो ये कौन सा वेरिएबल होता है? आपका इंस्टेंस वेरिएबल. ओके. So an instance variable are declared in class and this variable are created when object of the class is created and destroyed when the object is destroyed. ये जो वेरिएबल है ये कब क्रिएट होता है? जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. और डिस्ट्रॉय कब होगा? जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा. Unlike local variables, we may use access specifiers for instance variable. If we do not specify any access specifier, then the default access specifier will be used. Access specifier किसको कह रहा है? कि इसको प्राइवेट, जैसे हमने यूज किया था ना यहाँ पे. तो प्राइवेट क्या हो गया? एक तरीके से एक्सेस स्पेसिफायर हो गया आपके इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इनिशियलाइजेशन ऑफ एन इंस्टेंस वेरिएबल इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. जो वेरिएबल आपका आप यूज कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल, उसका इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है. वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप इनिशियलाइज कर सकते हैं और उनकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी, जो भी डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं वो ही आपकी इंस्टेंस वेरिएबल्स की यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है. जैसे स्ट्रिंग है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, फ्लोट की 0.0f होती है, इंटीजर की 0 होती है, रैपर क्लासेस हो गई लाइक इंटीजर, उसकी क्या होती है? नल होती है. इंस्टेंस वेरिएबल्स कैसे एक्सेस हो पाएंगे? बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. एंड ऑल्सो हमको अगर इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है यूजिंग कंस्ट्रक्टर तो हम यूज कर सकते हैं व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. एंड वी कैन ऑल्सो यूज इंस्टेंस ब्लॉक्स टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल. तो ये हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल. अभी डोंट वरी, इतना ज्यादा थ्योरी में आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है. अभी हम इसका एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि कैसे इसको करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, थर्ड हमारा कौन सा टाइप था? स्टैटिक वेरिएबल था. तो स्टैटिक वेरिएबल्स कौन से हो जाएंगे? आर आल्सो नोन एज अ क्लास वेरिएबल्स. ठीक है. दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड सिमिलरली टू द इंस्टेंस वेरिएबल, बट द डिफरेंस इज दैट स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड विद इन अ क्लास आउटसाइड ऑफ एनी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक. इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही डिक्लेयर होते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो? स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हो स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए. अब देखो, इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल की जो होती है मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होंगे पर क्लास उसकी एक ही कॉपी होगी. ठीक है. चाहे आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें बट स्टैटिक वेरिएबल्स की एक ही कॉपी आपकी होती है पर क्लास.
स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली व्हेन द एग्जीक्यूशन एंड। जब भी किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तभी स्टैटिक वेरिएबल आपके जो होते हैं क्रिएट हो जाते हैं, और जब आपका एग्जीक्यूशन खत्म होता है तभी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनिशियलाइजेशन जो है स्टैटिक वेरिएबल का वो मैंडेटरी नहीं है। जैसे आपके इंस्टेंस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, उसी तरीके से स्टैटिक वेरिएबल का जो इनिशियलाइजेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। वो भी जिस भी डेटा टाइप का आप स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। जैसे अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो नल टाइप की वैल्यू ले लेगा, फ्लोट टाइप का किया है तो 0.0f वैल्यू ले लेगा, इंटीजर टाइप का स्टैटिक वेरिएबल है तो 0 ले लेगा, और रैपर क्लासेस है तो वो क्या ले लेगा, नल। रैपर क्लासेस क्या होती हैं ये भी हम आगे जाके देखेंगे, जिसके अंदर आपके इंटीजर फ्लोट ये सब आप लोग यूज करते हैं। तो अभी इतना इसमें नहीं फोकस करना है कि रैपर क्लासेस क्या होती है। अभी आप बस बेसिक समझिए कि हम वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल किस किस टाइप से आप डिक्लेयर कर सकते हो। अगर हम एक्सेस करते हैं स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, लाइक एन इंस्टेंस वेरिएबल, तो कंपाइलर क्या करता है, आपको एक वार्निंग मैसेज देता है, ठीक है। वो आपका कोई हॉल्ट नहीं करेगा प्रोग्राम को, ठीक है, बट कंपाइलर क्या कर देता है, उस ऑब्जेक्ट नेम को रिप्लेस कर देता है विद द क्लास नेम ऑटोमेटिकली। But if we access a static variable without the class name, and the compiler will automatically append the class name. But for accessing the static variable of a different class, we must mention the class name, as two different classes might have a static variable with the same name. इसका क्या मतलब है ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि अभी मैं theoretically आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। Static variables cannot be declared locally inside an instance method, ठीक है, and static blocks can be used to initialize the static variables। क्या कह रहा है कि जो static variables हैं वो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते लोकली इनसाइड किसी भी इंस्टेंस मेथड के अंदर, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं टू इनिशियलाइज द स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो आइए इसके एग्जांपल को हम समझते हैं। स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल को हम देखते हैं। एक और हम प्रोग्राम बना लेते हैं। हमारा यहाँ पे क्लास फाइल पे जाते हैं, क्लास फाइल का नाम रखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5th प्रोग्राम, ओके। टाइप्स ऑफ वेरिएबल नाम रख लेते हैं इसका, यहाँ पे आप देखिए हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, अगर आप लिखते हैं इंट एज ले लेते हैं, इंट एज इक्वल टू 80, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो ये यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हमने अभी लिख के देखा एज प्लस एज, ठीक है। अब देखिए इसको हम पहले प्रिंट करके देखते हैं। कंपाइल होने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। कंपाइल और इंटरप्रेट होने के बाद एज 18 आ गई, ठीक है, तो ये सही है। अब ये एज जो है ये हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, ये हमने डिक्लेयर किया है मेथड क्लास के अंदर, मेथड है मेन नाम से, उसके अंदर डिक्लेयर किया। तो ये किस तरीके का हो गया आपका, ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल। अब देखो इसको आप कैसे समझ सकते हो, सपोज मुझे इस एज की वैल्यू को एक्सेस करना है, अगर मेरे को इसको इस मेथड के बाहर एक्सेस करना है तो यहाँ पे अगर इसके सपोज मैं एक मेथड और बना लेती हूँ, पब्लिक वॉइड, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सेस, ठीक है, एक्सेस वेरिएबल नाम से इसको बना लेते हैं, जहाँ पे हम वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस वेरिएबल को वापस से एक्सेस करना चाहती हूँ, कौन से वेरिएबल को, एज को, तो एज लिखा, यहाँ पे गए प्लस एज, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। एरर शो कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि ये वेरिएबल को आप देखो, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल एज, यानी कि कंपाइलर को नहीं पता कि ये एज जो है ये कौन सा वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि एज जो आपने है लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो इसका जो स्कोप है कब क्रिएट हुआ, जब आपने इस फंक्शन को या तो कॉल किया या फिर ये फंक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना, और ये फंक्शन का जैसे एंड हुआ वैसे ही इस एज का भी जो है स्कोप क्या हो गया, खत्म हो गया, इसलिए इस एज को ये एक्सेस नहीं कर पा रहा, ओके। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो मेथड के अंदर तक ही होता है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई आपकी। अब दूसरा हम देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल।
इंस्टेंस वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं लाइक पब्लिक इंट, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं सपोज काउंट और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 13। अब देखो इनसाइड द क्लास, जिस क्लास के अंदर आपने जो है इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहां पे आप इस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे आप इस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो काउंट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है ना, क्यों? क्योंकि आपने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया है। काउंट किस तरीके का वेरिएबल है आपका? इंस्टेंस वेरिएबल है, ओके। और क्योंकि इसी का ही मेथड इसको यूज कर रहा है तो ये डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन हम सपोज एक क्लास और बनाते हैं, फिर आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। यहाँ पे क्लास बनाते हैं हम वेरिएबल नाम से और यहाँ पे हम एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इंस्टेंस लिख देते हैं इसका नाम इंस्टेंस वेरिएबल और इसको हम दे देते हैं वैल्यू 25। नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाती हूँ इसका void मेथड 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करना चाहती हूँ सपोज साउट, ठीक है, system.out.println और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू ले ली इंस्टेंस वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, मैंने इसको डायरेक्टली एक्सेस कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर अब मुझे इसी वेरिएबल को एक्सेस करना है किसी दूसरी क्लास में, तो हमने क्या पढ़ा कि दूसरी क्लास में अगर आप किसी इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज अगर मैं इस मेथड में इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहती हूँ, क्या नाम है इंस्टेंस वेरिएबल का? इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो देखो ये एक्सेस हो पाएगा नहीं, क्योंकि देखो एरर आ गई। क्या एरर आ गई? कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल, मीन्स इसको पता ही नहीं कि ये सिंबल क्या है, आप इससे क्या इसको एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। कंपाइलर इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वेरिएबल, ऑब्जेक्ट हमने एक बनाया। अभी ये कैसे डिक्लेयर हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको आप नहीं समझे। अभी सिर्फ मैं आपको एक्सेसिबिलिटी समझाना चाह रही हूँ कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अब एरर चली गई, ठीक है। एरर क्यों चली गई? क्योंकि मेरे को एक क्लास था, उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को दूसरी क्लास में एक्सेस करवाना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं फिर उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करवा सकी। लेकिन अगर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के ही मेथड में अगर आपको एक्सेस करवाना है तो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट भी आप उसको एक्सेस करवा सकते हैं। बट आउटसाइड द अगर क्लास आप दूसरी क्लास में एक्सेस करवाना चाह रहे हैं तो यू हैव रिक्वायर्ड द ऑब्जेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास, ओके। नेक्स्ट सेम चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ स्टैटिक इंट, चलो एक नेम ले लेते हैं, स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है, नेम इक्वल टू शालिनी, ओके। अब सेम ही चीज है, स्ट्रिंग है बट ये कैसे टाइप का वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू आपके सेम क्लास के अंदर एक्सेस करवानी है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ नेम लिखूं तो क्या एक्सेस होगा? यस, देखो कोई एरर नहीं आ रही, यानी कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर को पता चल जाएगा कि आप इसकी क्लास के ही स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस नेम को यहाँ पे एक्सेस करवाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि मुझे नेम को एक्सेस करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये एक्सेस हो जाएगा? देखो क्या आ गई, एरर आ गई। क्या एरर आ गई? सेम कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल नेम, मतलब क्या है कि इसको नेम वेरिएबल मिल नहीं रहा है कि क्या है। तो ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट रिजॉल्व द सिंबल। तो अब यहाँ पे सेम ही चीज हो गई कि जब आप इसको यहाँ पे एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, मैं तो आई पर आउटपुट्स भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कैसे आउटपुट्स आ रहे हैं। देखो एज आया और आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? एज की वैल्यू आ रही है एक तो, और एक काउंट की यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि काउंट आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था एक इंस्टेंस वेरिएबल। देखो इनकी वैल्यूज प्रिंट क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये मेथड मैंने अभी तक कॉल नहीं किया है। इस मेथड को कॉल करने के लिए भी अगेन आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो मेथड कॉल नहीं किया इसलिए ये वैल्यूज आपकी एक्सेस नहीं हो रही,
ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस वेरिएबल आपका एक्सेस हो रहा है 25 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 आ गया। 25 किससे आया, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू 25 थी और क्योंकि मेन मेथड में आपने इसको रन कराया तो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस वेरिएबल। अब यहाँ पे क्योंकि हमने नेम जो है हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल है और इसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इसको एक्सेस नहीं करने दे रहा। क्या हम इसको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पा रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आपको एक वार्निंग देता है। अभी मैंने ये पढ़ा था, इसके अंदर क्या था, उसमें लिखा हुआ कि अगर आप किसी स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो वो उसको क्या करेगा, उससे कोई प्रोग्राम आपका हॉल्ट नहीं होगा, बट वो आपको एक वार्निंग शो करेगा। तो देखो ये येलो लाइन में क्या शो कर रहा है कि दिस जो आपका नेम है वो एक स्टैटिक मेंबर है, तो उसको आपको किससे करना चाहिए, आपको उसके क्लास के नेम से एक्सेस करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसका क्लास का नेम लिखोगे, क्लास का नेम क्या है हमारा, वेरिएबल, तो देखो वार्निंग हट गई, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट से भी करते तो भी उसका आउटपुट आता, डोंट वरी। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है तो स्टैटिक वेरिएबल को आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस ना करके किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, हम क्लास के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो वो चीज यहाँ पे इसको समझाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो आपको एक्सेसिबिलिटी समझनी है बेसिकली, बट आप ये जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों वेरिएबल्स के बारे में बता दिया, तीनों वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। दूसरी एक चीज क्या थी, यहाँ पे सपोज अगर मैं इस क्लास के अंदर भी एक स्टैटिक वेरिएबल बनाती, स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग हो गया और ये हो गया आपका स्टैटिक नेम इक्वल टू, यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए नाम, सपोज अंकिता, ओके। और ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये नेम है और ये भी नेम है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर मैं यहाँ पे नेम वेरिएबल हटा देती हूँ, देखो अब एरर नहीं आ रही। अब एरर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसको ये नेम वेरिएबल कहाँ मिल गया, इसकी खुद की क्लास में ही मिल गया, ठीक है। ये मेन मेथड में गया, मेन मेथड में इसने देखा कि इसको नेम नाम से एक वेरिएबल एक्सेस करना है। पहले यहाँ पे एरर आ रही थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो मेथड, ये वाला जो वेरिएबल था स्टैटिक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं किया था। देखो इसको हटाते ही वापस से एरर आने लग गई, क्यों, क्योंकि अब इसको ये नेम वेरिएबल नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं इसकी खुद की क्लास में एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं और अगर इसके आगे क्लास नहीं लगाऊं, तो ये क्या समझेगा कि ये इसके ही क्लास का स्टैटिक वेरिएबल है। लेकिन अगर मुझे जो नेम चाहिए वो मुझे चाहिए दूसरी क्लास का, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इस क्लास का नेम यहाँ पे आपको यूज करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आप प्रिंट करके देखोगे, देखो ये भी प्रिंट करवा लेते हैं और हम एक प्रिंट करवा लेते हैं नेम वाला भी, दोनों में देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। क्या एरर आ गई, एक्सेप्शन इन मेन, नो क्लास definition found, okay, let us see। इसमें क्या एरर आई है, लेट जस्ट चेक। टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे अगर हम इसको एक बार कमेंट आउट करें, अच्छा ये करने पे तो यहाँ पे एरर आएगी ही, ओके जस्ट चेक। Hello, I think some problem occurred in my IDE, so the program throws exception again and again for the correct program, so I'll check it out and then back to you कि क्या दिक्कत आ रही थी और फिर मैं आपको इसको वापस एक्सप्लेन करूंगी। तो ये एक पॉइंट हमारा बच रहा है, बाकी हमने डिस्कस कर लिए कि कैसे एक्सेस करना है। अब देखिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में। जावा में डेटा टाइप्स आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, एक होते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपके एक तो बूलियन टाइप के आ जाएंगे और एक न्यूमेरिक। तो देखिए कैरेक्टर जो है वो भी आपके न्यूमेरिक टाइप के ही होते हैं, क्योंकि जो कोई भी कैरेक्टर है उसको भी वो किस में कन्वर्ट करता है, एक इंटीजर वैल्यू में, और फिर उसको एज अ न्यूमेरिक वो स्टोर करके रखता है। आई थिंक ए की वैल्यू शायद 97 होती है, तो आप देख सकते हैं कि वो क्या करेगा, इसको एज अ 97 स्टोर करके रखेगा। इसलिए जो कैरेक्टर होते हैं वो भी आपके न्यूमेरिक टाइप के होंगे और इंटीग्रल वैल्यूज में कौन से हो जाएंगी, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग,
इंटीजर टाइप के और फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएंगे आपके फ्लोट और टपल, जो कि डेसिमल वैल्यूज भी स्टोर करके रखते हैं, और इंटीजर टाइप में आ जाएंगे आपके बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। और बूलियन कौन से टाइप के हो जाएंगे, जिसके अंदर आपके ट्रू और फॉल्स स्टोर होके रखे जाते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से टाइप्स होते हैं, जो कि कलेक्शन होते हैं बेसिकली आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का। इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे आपके स्ट्रिंग्स आ गए, एरे आ गए, ऑब्जेक्ट्स आ गए, एटसेट्रा। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ योर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये आपके ट्रू फॉल्स आ जाएंगे बूलियंस तो, और प्रिमिटिव डेटा टाइप में न्यूमेरिक में कौन से आ जाएंगे, कैरेक्टर एंड इंटीजर। तो अभी जैसे हमने इंटीजर डिक्लेयर करके आपको मैंने बताया, फ्लोट डिक्लेयर करके बताया, इसी तरीके से आप डबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है ना, शॉर्ट डिक्लेयर कर सकते हो, बाइट डिक्लेयर कर सकते हो, बूलियन से क्या बता सकते हो, ट्रू और फॉल्स कैसे करना है। अब यहाँ पे जो है हर जो डेटा टाइप होते हैं उसकी एक मेमोरी साइज होता है, क्योंकि देखो जरूरी सबका जो मेमोरी साइज होता है वो सेम नहीं होता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि आपको जो एक छोटे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हो, यानी कि कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो, या आपको ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो। तो अकॉर्डिंग टू द मेमोरी रिक्वायरमेंट आप आपके डेटा टाइप को यूज करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सपोज आपको सिर्फ 2 बाइट की ही मेमोरी चाहिए थी, ठीक है, तो आप इंटीजर यूज करें, ठीक है ना, क्योंकि डबल जो है वो तो 8 बाइट लेता है। तो हालांकि आप अगर सबको ही डिक्लेयर डबल कर देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन उससे क्या होगा, मेमोरी का वेस्टेज होगा, क्योंकि आपको स्टोर सिर्फ 2 बाइट ही करना था, लेकिन आप स्टोर कितना करवा रहे हो, 8 बाइट, ठीक है। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका मेमोरी का वेस्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप की एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है कि आप किसी भी डेटा टाइप में उतनी मेमोरी तक की वैल्यू, यानी कि उतने साइज तक की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो बाइट जो है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, और इसका साइज कितना होता है 1 बाइट। और बाइट के अंदर आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवा के रख सकते हो, इंटीग्रल वैल्यू, यानी इंटीजर वैल्यू। शॉर्ट के डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो भी 0 होती है। शॉर्ट का साइज होता है 2 बाइट, और इसके अंदर कौन सा टाइप स्टोर होता है, इंटीग्रल वैल्यू का। सेम इंटीजर जो है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपकी 0 होती है, और साइज कितना हो जाएगा उसका 4 बाइट, और इसकी टाइप क्या होगा, इसका भी इंटीग्रल वैल्यू। इसी तरीके से लॉन्ग जो है इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। लॉन्ग मतलब कि अगर बड़ा इंटीजर स्टोर करवाना है, 4 बाइट से भी ज्यादा का इंटीजर अगर स्टोर करवाना है, तो आप वो किस में स्टोर करवाओगे, फिर लॉन्ग के अंदर। इसका टाइप क्या हो जाएगा, इंटीग्रल टाइप ही हो जाएगा। फ्लोट और डबल जो होते हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करवाने के काम में आते हैं। फ्लोट का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0.0f, जबकि डबल का क्या होता है 0.0d। इसका साइज क्या होगा, 4 बाइट होगा, और डबल का मतलब क्या होगा, इसका 8 बाइट, और दोनों में टाइप कौन सा स्टोर होगा, फ्लोटिंग टाइप। कैरेक्टर जो होता है, ठीक है, इसके अंदर 0 ही आपका इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है आस्की के अंदर, ओके। और इसका साइज क्या होता है आपका 2 बाइट होता है, और इसके अंदर आप कैसे टाइप स्टोर करवाते हो, कैरेक्टर टाइप का। इसी तरीके से अगर बूलियन की अगर हम बात करें तो बूलियन का जो साइज है वो कितना है, 1 बिट है। डिफॉल्ट वैल्यूज की क्या होती है, फॉल्स होती है, और इसके अंदर टाइप क्या स्टोर होता है, बूलियन। बूलियन का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई वैल्यू चाहिए जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बूलियन को स्टोर करवा के रख सकते हो उसके अंदर। जैसे हम देखते हैं, एक हम प्रोग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा हो जाएगा कौन सा, 6 नंबर का प्रोग्राम हो जाएगा, जिसमें हम डेटा टाइप स्टोर करवाना चाहते, डेटा टाइप देखना चाहते हैं कैसा स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में। यहाँ पे सपोज मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया a, ठीक है, और फ्लोट डिक्लेयर किया b को, ठीक है, इसी तरीके से कैर डिक्लेयर किया c को। अगर मेरे को इन तीनों को देखो, मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, इनकी कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया। अगर मैं इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहूँ तो देखें, ये देखो ये कंपाइलर क्या दे रहा है, ये इसका एरर दे रहा है कि वेरिएबल a माइट नॉट हैव इनिशियलाइज। तो देखो अगर आप टेक्स्ट एडिटर में करके देखेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे अगर हम इसको रन करवा के देखते हैं कि क्या ये हमें इसको रन करने देगा, ट्राई करके देखते हैं। देखो वेरिएबल a माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, ये इसने क्या दे दी, एरर थ्रो कर दी। तो ये आईडी ने एरर थ्रो कर दी कि आपने जो है इसका वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दिया है, बट इसके वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इनिशियलाइज करना है। और वैसे अगर आप टेक्स्ट एडिटर में इसको रन करके देखेंगे तो वो ये वाली डिफॉल्ट वैल्यूज आपको शो करके दे देगा, ठीक है। अब बात आती है नेमिंग कन्वेंशन की, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है,
देखिए, नेमिंग कन्वेंशन का मतलब है कि जब आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, मेथड का नाम दे रहे हैं, क्लास का नाम दे रहे हैं, तो आप किस तरीके का नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करें। तो बेसिकली किस टाइप का नेमिंग कन्वेंशन होता है, कैमल केस होता है। कैमल केस का क्या मतलब है कि आप पहले स्मॉल लेटर से स्टार्ट कीजिए, और अगर आप दो वर्ड्स को मर्ज कर रहे हैं तो जो सेकेंड वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। जैसे इसको आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे सपोज मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है फर्स्ट नेम, तो अगर मैं कैमल केस यूज करूंगी तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगी, वेरिएबल का नेम फर्स्ट नेम कैपिटल आएगा, क्योंकि हम क्या करें, फर्स्ट और नेम दो वर्ड्स हैं, इन दोनों को मर्ज करके मैं एक वेरिएबल का नेम बनाना चाह रही हूँ। तो आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट तो पूरा स्मॉल में रहेगा, फिर जब आप इसके साथ सेकंड वर्ड मर्ज कर रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नेम, ठीक है। इसी तरीके से केबाब केस कौन सा होता है, जिसमें आप हाइफन यूज करते हो, ठीक है। हाइफन मतलब कैसे यूज होगा, ये फर्स्ट नेम, ठीक है, इस तरीके से। पास्कल केस क्या हो जाता है कि फर्स्ट जो वर्ड है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, फिर जितने भी वर्ड्स आप इसमें मर्ज कर रहे हो उन सबके फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। स्नेक केस क्या कहता है कि भाई हम तो जो है दो वर्ड्स को कैसे मर्ज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर, यानी कि अगर मुझे फर्स्ट नेम लिखना है तो मैं फर्स्ट लिखूंगी, फिर अंडरस्कोर लिखूंगी, फिर मैं नेम लिखूंगी। लेजी केस क्या कहता है, कुछ भी कन्वेंशन फॉलो नहीं करना, बस आपको एज इट इज जो भी नेम है वो नेम लिख दीजिए। और स्क्रीमिंग केस क्या कहता है कि जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं वर्ड के अंदर, वेरिएबल नेम के अंदर, वो सारे क्या हो जाएं, कैपिटल, यानी कि इस तरीके से। तो देखो, नेमिंग कन्वेंशन इज नथिंग, ये कि आप कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते, वेरिएबल का नेम कैसे आप बता रहे हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट नेम को, अगर सपोज मैंने ये लिख दिया, एफ और एन लिख दिया, तो मेरा कंपाइलर एरर दे देगा। ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि आपके प्रोग्राम जो आप बना रहे हो उसकी रीडेबिलिटी को हम क्या करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं, हमारे कोड को ईजी टू रीड बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के अंदर जो है आप क्या लेना चाह रहे थे, किसी स्टूडेंट की डिटेल लेना चाह रहे थे, और उसमें मैं लेना चाह रही थी उसका नाम, उसका एज, उसका लोकेशन क्या है, और उसके पास उसका ब्रांच कौन सा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, जितने भी वेरिएबल्स थे उनको कैसे डिक्लेयर कर दिया कि ए में मेरे को क्या स्टूडेंट की डिटेल्स लेनी है ना, मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे स्टूडेंट की डिटेल्स लेनी है। तो मैंने क्या करा, वेरिएबल्स मुझे बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर मैं स्टूडेंट का नेम ले सकूं, उसकी लोकेशन ले सकूं, उसका सिटी, उसका क्या एज है, उसके पास कौन सी ब्रांच से वो बिलोंग करता है, ठीक है ना, वो सब ले सकूं। तो एक तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बस वेरिएबल्स के नेम एब्रप्टली डिक्लेयर कर दूंगी। ए में ले लूंगी मैं उसका नेम, बी में उसकी एज ले लूंगी, सी में उसकी सिटी ले लूंगी, डी में उसकी ब्रांच ले लूंगी। और एक मैं एक नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू मैं करूं कि मैंने भाई नेम जो है उसमें स्टूडेंट का नेम आएगा, एज जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टूडेंट का एज आएगा, सिटी जो है उसके अंदर स्टूडेंट कौन से सिटी से बिलोंग करता है वो हम ले लेंगे, और ब्रांच। तो देखो, ये हमने दोनों में ही वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, तो देखो कंपाइलर आपको कोई एरर नहीं देगा, कंपाइलर आपको एज इट इज प्रोग्राम जो भी आप बनाएंगे वो रन करके दे देगा। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को रीड करेंगे, अगर कोई थर्ड यूजर जो है, कोई एंड यूजर इस प्रोग्राम को रीड करेगा, तो उसको समझ नहीं आएगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, इसमें आप क्या वैल्यूज लेना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप वेरिएबल्स को इस तरीके से डिक्लेयर करोगे तो ये बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि अच्छा, नेम में आपको स्टूडेंट का नेम लेना है, एज में आपको स्टूडेंट की एज लेनी है, सिटी में आपको स्टूडेंट की सिटी लेनी है। तो बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन का क्या मतलब है कि आप प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है उसको इजी बनाते हैं, और उसको प्रोग्रामर की जो रीडेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, बाय यूजिंग द स्टैंडिंग जावा नेमिंग कन्वेंशन यू मेक योर कोड इजियर टू रीड फॉर योरसेल्फ एंड अदर प्रोग्रामर्स। Readability of Java program is very important. It indicates that less time is spent to figure out what the code does. जैसे आपको कोई, अगर आप प्रोग्रामर, कोई दूसरा प्रोग्रामर अगर आपके प्रोग्राम को देख रहा है तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये वेरिएबल्स आपने किस पर्पस के लिए लिए हैं। लेकिन अगर वो प्रोग्रामर आपका प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन वाले प्रोग्राम को देख रहा है तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आप कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपके यूज किए जाते हैं नेमिंग कन्वेंशन। जावा जो है वो क्या फॉलो करता है, बेसिकली कैमल के सिंटैक्स यूज करता है फॉर नेमिंग द क्लास, इंटरफेस, मेथड। जो भी आइडेंटिफायर एक यूजर डिक्लेयर करेगा उसको डिक्लेयर करने के लिए जावा बेसिकली क्या फॉलो करता है, कैमल केस। कैमल केस का मतलब क्या हो गया, जो ये वाला केस है, फर्स्ट केस, यानी कि अगर आपको कोई भी वर्ड्स लिखने, तो फर्स्ट वर्ड तो एज इट इज आपका स्मॉल लेटर में आएगा, अगर उसके साथ सेकंड वर्ड भी मर्ज हो रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे सपोज मुझे एक लास्ट नेम भी स्टोर करवाना था, तो मैं कैसे लिखूंगी, लास्ट और नेम,
यानी लास्ट तो एज इट इज स्मॉल में आ जाएगा और कैपिटल एन के साथ आप सेकंड वर्ड को इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से बस प्रेफर किया जाता है कि आप एक कैमल केस को फॉलो करके आपके प्रोग्राम को बनाएं ताकि आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज की जा सके। अब देखो नेक्स्ट है जावा के आइडेंटिफायर्स रूल्स। अगर आप देखें तो ये वही आइडेंटिफायर रूल्स वही वाले रूल्स हो जाएंगे जो हमने अभी वेरिएबल्स के डिक्लेयर करने के जो रूल्स देखे वही रूल्स आपके आइडेंटिफायर का मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, आइडेंटिफायर में सब चीजें हो गई। आपका वेरिएबल हो गया, आपका मेथड हो गया, ठीक है, आपका क्लास का नेम हो गया, मेथड का नेम हो गया, आपके इंटरफेसेस का नेम हो गया, ठीक है। जितने भी आप आइडेंटिफायर्स यूज करोगे उन सब के लिए रूल सेम ही हो जाएगा वापस से कि आपको कैपिटल आप लेटर्स यूज कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हो, डिजिट्स यूज कर सकते हो और स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल यूज कर सकते हो। कीवर्ड्स यूज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफायर्स जो हैं वो आपके 0 से 9 के बीच में डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। केस सेंसिटिव होगा, कोई लिमिट नहीं है लेंथ की, बट प्रेफर करते हैं हम कि हमारी जो लेंथ हो आइडेंटिफायर की वो क्या होनी चाहिए, 4 to 15 लेटर्स। अब आप यहाँ पे देखो तो जो ये फर्स्ट वाला है ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर यूज हो रहे हैं। हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता बट ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ओके। ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इसके अंदर देखो डॉलर यूज हो रहा है और बाकी अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो जावा टू शेयर, दिस इज आल्सो वैलिड आइडेंटिफायर क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट्स और डिजिट्स यूज हो रहे हैं। फोर्थ अगर आप देखिए क्या है, ऑल @हैंड्स। @ जो है स्पेशल सिंबल और ये स्पेशल सिंबल आपका अलाउ नहीं है आइडेंटिफायर में, तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। 1 2 3 ABC, अभी देखो कॉम्बिनेशन तो ये लेटर और डिजिट्स का ही है बट हम क्या कह रहे हैं, कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका इनवैलिड। टोटल हैश ये भी इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि हैश जो है आपका स्पेशल सिंबल है जो कि आप अलाउ नहीं करते हैं। इसी तरीके से इंट वैलिड, ये वाला इंट वैलिड होगा क्योंकि कैपिटल आई है, ठीक है। कैपिटल ये इंटीजर है, ये भी वैलिड होगा, लेकिन अगर आप स्मॉल इंट यूज करते हो तो ये इनवैलिड होगा क्योंकि ये आपका डेटा टाइप अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इंट जो है आपका रिजर्व्ड कीवर्ड है आपके जावा के अंदर। इसी तरीके से ये जो है ये आपका वैलिड हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिंपली आपने क्या किया, अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स को मिक्स किया है, सॉरी अल्फाबेट्स और डिजिट्स को मिक्स किया है, तो ये वाला भी आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जावा आइडेंटिफाइड रूल्स फॉलो कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट लिटरल अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप प्लीज प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरल्स क्या होता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।